औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जी, तो मेरा आज का टॉपिक है यूके वीज़ा रिक्वायरमेंट। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूके स्पाउस वीज़ा, फियांसी वीज़ा और सेटलमेंट वीज़ा के लिए कौन से ऐसे कागजात हैं जो आपको पाकिस्तान में पहले प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं इससे पहले कि आप अपना केस यानी कि सबमिट करवाते हैं। और आपको अपना केस कैसे सबमिट करवाना चाहिए, यूके में आपको कौन से पेपर्स चाहिए होंगे और पाकिस्तान में कौन से पेपर्स चाहिए होंगे, और हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे ज़्यादा चांसेस वीज़ा रिफ्यूज़ होने के होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। नंबर 1 हमें चाहिए होगा पाकिस्तानी पासपोर्ट। ये उस बंदे या बंदी का पासपोर्ट चाहिए होगा जिसको पाकिस्तान से उसका हस्बैंड पार्टनर बुला रहा होगा या मंगेतर उसको यहाँ इंग्लैंड बुलाने की कोशिश कर रहा होगा। इसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर आपका एक्सपायर हुआ पासपोर्ट पहले से पड़ा हुआ है तो वो भी होना चाहिए। आपने दोनों या तीनों पासपोर्ट को संभाल के रखना है। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है वो पूछी जाएगी, और अगर आपका पासपोर्ट पहले से गुम हो गया है तो उसका जो आपने एक प्रोसेस होता है बाकायदा एफआईआर करके, तो उसका डॉक्यूमेंट साथ रखने होते हैं, वो भी होना चाहिए। यहाँ पे एक बात याद रखिए, ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इससे पहले आपने कहीं वीज़ा अप्लाई किया और किसी कंट्री गए हैं, और अगर वीज़ा अप्लाई किया है कहीं से रिफ्यूज़ हुआ, और अगर वीज़ा अप्लाई किया है किसी कंट्री के बॉर्डर से आपको रिफ्यूज़ किया गया है, वापस भेज दिया गया है, तो ये सारी मालूमात आपके पास होनी चाहिए। कौन सी डेट को क्या बेस बनी थी, कब क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, या कौन सी डेट को कब वीज़ा लगा था, कौन सी कंट्री में आप गए थे, ठीक है, और वहाँ जाने का मकसद क्या था। ये ऐसी चीज़ें हैं, इसके बारे में आप कभी भी झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि इमिग्रेशन वालों के पास इसका डाटा होता है, वो नादरा से इसका सब डाटा ले लेते हैं। लिहाजा किसी भी मामलात में इन चीज़ों में आपने झूठ नहीं बोलना है। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सच सच, या अगर वकील के थ्रू करवा रहे हैं तो वो सच सच वकील को अपनी सारी हिस्ट्री बता देनी है। एक बात याद रखिए, झूठ नहीं बोलना है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जी, यहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट उस बंदे या बंदी का जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनका डन हो गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास होना चाहिए आइल्स लाइफ स्किल A1 टेस्ट। इसके बारे में मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ। बहुत बेसिक टेस्ट होता है, बहुत आसान टेस्ट होता है, जस्ट जनरल नॉलेज बेसिक रूटीन का टेस्ट होता है। आपकी इंग्लिश को बिल्कुल नहीं चेक किया जाता, आपकी जस्ट बेसिक इंग्लिश को चेक किया जाता है। व्हाट, वाई, वेयर, आपको ये चीज़ें बोलना आती हैं, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश अंडरस्टैंड करना आती है या नहीं आती है, आप कोई जवाब दे सकते हो, आप मतलब इंटरेक्शन कर सकते हो। बहुत बेसिक टेस्ट होता है। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो प्लीज़ आप मेरी ना वीडियोस जाके देख लीजिए आइल्स लाइफ स्किल A1 की। ठीक हो गया, ये टेस्ट आपने पहले देना है और इसका आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो वो आपने अपने पास रखना है, क्योंकि जब आपका केस सबमिट होगा तो ये रिज़ल्ट साथ अटैच होगा। नंबर 3, आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा वो पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी जिस सिटी में भी आप रहते हैं आपने अपना मेडिकल करवाना है, और वो मेडिकल टेस्ट अपने पास रखना है। मेडिकल टेस्ट जो है वो आपने मोबाइल पे पहले ही कॉल करके या ईमेल के थ्रू उनसे अपनी जो है बुकिंग करवा लेनी है। ये जस्ट आपका टीबी का टेस्ट होगा, और इसके अलावा कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जिसके लिए आप डर जाएं, ठीक है। तो ये आप जो है यूके की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, और आप जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद या लाहौर में जहाँ कहीं भी हैं वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मैं अपना यूके का जो टेस्ट है ऑनलाइन बुक करवा सकता हूँ। इस्लामाबाद में ये जो मैंने जहाँ से करवाया था ये मारूफ मेडिकल सेंटर था, यहाँ से मैंने करवाया था। तो इसके अलावा भी आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कहाँ कहाँ जो है अवेलेबल हैं यूके के टेस्ट, तो वो आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, तो पाकिस्तान से जो आ रहे हैं उनके लिए जेरी वाला जो होगा ये लास्ट स्टेप होगा, और ये उस टाइम होगा यानी कि जेरी के दफ्तर आपको जाना पड़ेगा जब आपके इंग्लैंड में पेपर जो हैं वो सबमिट हो जाएंगे। यहाँ जाने के लिए आपको आई थिंक एक पहले ईमेल लेटर मिलेगा, और वो ईमेल लेटर जो है वो यहाँ से आपको इंग्लैंड से दिया जाएगा। उन्होंने आपकी बुकिंग करवा ली और आपकी फ़ीस जमा करवा दी है, तो अब आपकी फ़लान डेट है और आपने जाना है फिंगरप्रिंट के लिए, और अपने अपना पासपोर्ट साथ लेके जाना है। वहाँ फ़ोटोज़ वो आपके खुद लेंगे, फिंगरप्रिंट्स आपके लेंगे, और आपका पासपोर्ट वो लोग रख लेंगे, और उसी पासपोर्ट पे आपको पता चलेगा कि आपको वो वीज़ा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और
और इसके साथ साथ जी आप अपने साथ रखिएगा यहाँ जाने के लिए अच्छे खासे पैसे, क्योंकि अंदर जाने और बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं कि ढेर सारे बाहर लोग होते हैं जो मांगने के लिए खड़े होते हैं। तो हम तो जा रहे होते हैं वीज़े के लिए, तो डर लग रहा होता है कि इनको पैसे ना दिए तो ऐसा ना हमारा वीज़ा ना रिजेक्ट हो जाए। खैर छोड़िए इन बातों को, मजाक कर रही हूँ। तो इस तरह से जी ये हमारा पाकिस्तान में हो गया जी लास्ट स्टेप, ठीक हो गया। इसके बाद जी अब आते हैं हम इंग्लैंड की तरफ कि इंग्लैंड में हमारे जिस आपका अगर आपको हस्बैंड बुला रहा है या आपकी वाइफ बुला रही है तो उनके लिए भी आसान नहीं है आपको बुलाना, लिहाजा उनकी कदर कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी आपके लिए ढेर सारे पापड़ बेले होते हैं और फिर यहाँ बुलाते हैं। तो जी देख लीजिए कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पूरी करनी पड़ती हैं, जिसके बाद वो आपको बुलाते हैं। सबसे पहले तो उनके पास होना चाहिए या तो ब्रिटिश पासपोर्ट, अगर ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, ब्रिटिश बोर्न नहीं है, तो फिर उनके पास होना चाहिए लीव टू रिमेन। इसके अलावा भी और कंडीशंस होती हैं, वो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ। खैर जो अप्लाई कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि वो उनको इतना है कि वो इस काबिल हैं कि वो बुला सकते हैं, तभी वो अप्लाई कर रहे होते हैं जी। तो सेकंड स्टेप उनके पास होता है कि जी उनके पास एक एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करनी होती है होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। लेकिन वो एप्लीकेशन अगर वो ख़ुद ना फिल करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप अपना केस जो है वो सॉलिसिटर के थ्रू ही, यानी वकील के थ्रू ही आप सबमिट करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आई नो कि वो चार्ज करते हैं, बट वो एक अच्छा जो सॉलिसिटर होता है वो अच्छे पेपर्स लगाता है और आपके केस को अच्छी तरह से जो है देखता है। जैसे कि अगर आपने फियांसी वीज़ा करना है या अगर आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, आपकी सैलरी स्लिप पूरी नहीं हो रही या आपके साथ बच्चे हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगी कि आप अपना केस खुद मत डालें, आप वकील के थ्रू अपना केस डलवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले हमारे पास पासपोर्ट हो गया, एलिजिबिलिटी होगी कि हम बुला सकते हैं। सेकंड पे होना चाहिए हमारे पास कि हमारी इतनी इनकम है, हम इतना कमा सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को या मैं अपने एक हस्बैंड जो वो अपनी वाइफ को बुला रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। जब मैं आई थी 18,600 थी, उसके बाद बढ़ के आई थिंक 29 हुई हैं और अब और भी ज़्यादा आई थिंक बढ़ गई हैं। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आपने ये पहले ऑनलाइन चेक कर लेना है या फिर अपने वकील से बात कर लेनी है, ठीक है। अगर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट होती है, आपके टैक्स सारे पे होते हैं, तो ही आप जो है अपने पाकिस्तान में फैमिली है उनको बुला सकते हैं। एक बात यहाँ याद रखिए कि पाकिस्तान में अगर आपकी एक वाइफ और 2 बच्चे हैं या एक वाइफ और एक बच्चा है, तो आपकी वाइफ की और बच्चे की जो इनकम जो है ज़्यादा शो करनी पड़ती है। अगर अकेली वाइफ है या अकेली फियांसी है तो फिर उसकी इनकम थोड़ी कम शो करनी पड़ती है। पे स्लिप के अलावा आपको चाहिए होगी P45, ये आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से आपको मिलेगी। अगर आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं तो आपको जो है वो फुल ईयर की अपनी जो इनकम है वो देनी पड़ती है। उसके अलावा टैक्स और बहुत सारे जो झंझट होते हैं कागज़ों के, वो सारे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप कहीं किसी के पास काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जॉब कर रहे हैं प्रॉपर, तो उस जॉब में ये होगा कि आपको 6 मंथ की पे स्लिप्स जाएंगी और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी जाएगी, ठीक हो गया। P45, बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। ये आपने वीज़ा जमा करवाने से तकरीबन सेल्फ़ एम्प्लॉय वाले साल पहले से जमा पेपर्स की तैयारी शुरू कर दें और जो जॉब करते हैं वो 6 मंथ से, ठीक। अच्छा, यूके में रहने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक निज़ाम होता है। यहाँ पे हम पाकिस्तान की तरह बिल्कुल भी नहीं ज़िंदगी गुजारते और ना ही रहते हैं, ना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे होते हैं। तो यहाँ पे जब आप कहीं किसी घर में रहते हैं तो आपको वहाँ पे एग्रीमेंट करना पड़ता है, टेनेंसी एग्रीमेंट होता है। अच्छा, ये एग्रीमेंट आप पहले से रह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप फैमिली को बुला रही हैं तो आपका बाकायदा घर आके चेक किया जाता है कि आया कि आपका घर इस काबिल है कि यहाँ पे आपके बच्चे बीवी रह सकते हैं या नहीं, या आपकी बीवी आती है तो यहाँ पे इतना कमरे हैं, स्पेस है कि आप लोग इजीली रह सकते हैं। तो इसलिए जो है जिस घर में आप रह रहे होते हैं उसका एग्रीमेंट भी चाहिए होता है, ठीक हो गया ये चीज़। और इसके अलावा जी हमारे पास होगी बैंक स्टेटमेंट, जो कि मैंने पहले बता दी थी। लेकिन बैंक ट्रांसफ़र वो अमाउंट होती है, ये प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो ये आप रख लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, एज अ सेफ्टी साइड अच्छा होता है। फिर जो होता है ना, अगर आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो जाते हैं तो रिजेक्ट होने के कहीं से चांसेस नहीं होते। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया था। बैंक ट्रांसफ़र में ये होता है कि बैंक आपके हस्बैंड जो है वो आपको जो भी अमाउंट भेजेंगे तो उनकी पे स्लिप्स उनके पास होंगी, या फिर वो जो उनकी बैंक स्टेटमेंट जाएगी तो वो उनके
पास रिकॉर्ड होगा कि मैं अपनी वाइफ को पैसे भेजता था, ठीक है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में जो होता है, जैसे कि अगर हम मुस्लिम हैं, हमारी शादी हुई है तो हमारा निकाह नामा होता है, हमारी शादी की पिक्चर्स होती हैं। और अगर शादी नहीं है, अगर हम फियांसी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फियांसी वीज़ा में अगर आपकी मंगनी हुई है तो मंगनी की पिक्चर्स है। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप बताते हो कि आपकी क्योंकि हमारे में ये होता है कि आप ये है कि आप फियांसी वीज़ा में भी अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है कि वाकई में आपके अगर मंगनी है, एंगेजमेंट जो होती है वो पेरेंट्स ने किया या कुछ भी, उसके बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, यहाँ पे क्योंकि सिस्टम और होता है, आप समझ सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हम लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन है। आप अपनी फ़ोन कॉल्स का आपका रिकॉर्ड चाहिए हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि वो बिल होता है ना, तो जब आप कॉल करते हैं ना तो वो उनके जाता है कि उनको पूरा रिकॉर्ड जाता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप से करते हैं तो व्हाट्सएप से भी रिकॉर्ड निकल जाता है, ठीक हो गया। मैसेजेस जो आप करते हैं, मैसेजेस का भी रिकॉर्ड निकल जाता है। और इसके अलावा अगर आप कहीं मिले हैं, किसी दूसरी कंट्री जाके आप मिले हुए हैं एक दूसरे से, तो वो भी आप बता सकते हैं। या आपके सोशल मीडिया पे आप लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ, जो भी चीज़ें ये सारी प्रूफ ऑफ रिलेशन में आती हैं, तो ये सारी आपको चाहिए होती हैं। इसके अलावा 2 जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं वो आपको पाकिस्तान से यहाँ अपने हस्बैंड में मंगेतर को भेजनी होती हैं। तो वो यहाँ पे जब आपका पेपर्स जमा करवाते हैं तो वो पिक्चर्स यहाँ चाहिए होती हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ जो है देते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने जो एक दिया था आपको, अपने पेरेंट्स के आईडी कार्ड की कॉपीज़ भी चाहिए होती हैं, ठीक हो गया। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने दिए थे। इसके अलावा पैसों की तो बस बात ही ना करें, जो टैक्स पे करने पड़ते हैं, जो इसके अलावा फीसेस पे करनी पड़ती हैं, जो वकील को पे करने पड़ते हैं, वो तो बहुत ढेर सारे हो जाते हैं। अगर आपके सारे पेपर्स जेन्युइन हैं तो फिर नो वे कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के जो मैंने पाकिस्तान से आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं वो 100% वहाँ से प्योर और रेडी हैं तो ठीक है। यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, एक तो अपनी इनकम जो होती है ना वो पहले से रेडी नहीं करके रखते, ठीक है। तो आपने अपनी जो पे होती है वो पहले से, मैंने बताया था कि जॉब वाले 6 मंथ की पे स्लिप्स बताएंगे, और जो सेल्फ़ एम्प्लॉय जैसे टैक्सी वाले हो गए या फिर डिलीवरी ड्राइवर हो गए, ये सेल्फ़ एम्प्लॉय होते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपना पूरे साल का जो अकाउंटेंट से अपना पूरे साल का ना एक रिकॉर्ड बनवा लेंगे, ठीक है। तो इनको अपना साल का और कितना इन्होंने इसमें से टैक्स पे किया है। अच्छा, हमारे मोस्टली लोग जहाँ कहाँ से उनके वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं, ये कहाँ से मार खाते हैं कि टैक्स पे नहीं करते, या फिर कहीं से बीच में कोई ना कोई घपला कर देते हैं जिसकी वजह से वो समझते हैं हम बच जाएंगे, हमारी पकड़ नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि ये यूके है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इन फ्यूचर आपने किसी को बुलाना होता है तो प्लीज़ खुद को क्लियर करके रखा करें और फिर ही जाके आप किसी को बुला सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ज़रा भी कुछ कहीं से कोई आपकी गलती पकड़ी जाती है तो वो आपके आगे जो होती है लॉन्ग लाइफ जो होती है आप पे और आपके आने वालों पे हमेशा असरअंदाज होती रहती है। ये मेरे से ज़्यादा बेहतर यहाँ यूके में काम करने वाले लोग बेहतर जानते होंगे। इसके अलावा जो एक ब्रिटिश रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, अगर वो आपने कभी कोई ब्रेक किया है तो भी ये आपके जो होता है उस पर इफ़ेक्ट देता है, आपके वीज़ास पे, ठीक है, जब आप किसी को बुलाते हो तो, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरी चीज़ छोटा सा जो था व्लॉग था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, तो आपके साथ मैंने शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।